हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं धूमकेतु पाठ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं और यह धूमकेतु निबंध है जिसे लिखा है गुणाकर मूले जी ने। आज से पहले मैंने इस पाठ के प्रश्न उत्तर की चर्चा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुकी हूँ और आप लोगों ने ज़रूर उस वीडियो को देखा होगा, क्योंकि वह प्रश्न उत्तर चर्चा इस तरह से मैंने तैयार किया है कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर भी बहुत से बच्चों ने यह मुझसे अनुरोध किया है कि मैं एक बार धूमकेतु शीर्षक निबंध को भली भांति बच्चों को समझा दूं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, बच्चे घबरा रहे हैं। तो बच्चों, आप घबराइए मत, मैं आप लोगों को यह निबंध अच्छी तरह से समझा दे रही हूँ और यह निबंध मैं 2 भागों में समझाऊंगी। यानी एक बैठक में इस निबंध को समाप्त करना और आपके लिए समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे इसे 2 भागों में समझिए। मैं कोशिश करूंगी कि जो इसमें मुख्य बातें कही गई है, जो मुख्य पंक्ति है, उसे मैं आप लोगों को समझाते चलूं। बिना देर के आज का यह पाठ आरंभ कर रही हूँ। देखिए, धूमकेतु। धूम का अर्थ है धुआं और केतु का अर्थ है पताका। यानी आप देख रहे हैं कि धूमकेतु जो शब्द है, ये 2 शब्द यानी 2 शब्दों को मिलाकर बना। एक बना है धूम और दूसरा है केतु, जिसमें से धूम का अर्थ है धुआं और केतु का अर्थ क्या है? पताका। यानी मिलाकर क्या अर्थ निकल गया? धुआं का पताका, यानी धुआं का झंडा। इसीलिए आकाश का जो दृश्य धुएं की पताका जैसा दिखाई देता है, उसे धूमकेतु नाम दिया गया है। इसलिए धूमकेतु का जो अर्थ निकला, उससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि आसमान में जो दृश्य एक धुएं के झंडा जैसा यानी सफ़ेद रंग का अगर दिखाई देता है, तो समझिए वही धूमकेतु है। धूमकेतु को इसके साथ ही साथ पुच्छल तारा भी कहा गया है और पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के कोमते शब्द से बना। इसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। यानी आपको क्या क्या याद करना है? धूमकेतु धूम और केतु शब्द से बना है। धूम का अर्थ है धुआं, केतु का अर्थ है पताका। धूमकेतु को इसके साथ ही पुच्छल तारा भी कहते हैं और पाश्चात्य ज्योतिष में इसे कॉमेट भी कहते हैं। तो ये कॉमेट शब्द कहाँ से आया है? यूनानी भाषा के कोमते शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या था? लंबे बालों वाला। यानी आपको यहाँ पर देखिए कितने सारे MCQ के और SCQ के प्रश्न निकल रहे हैं। यानी इस पैराग्राफ को आप खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। धूमकेतु शब्द बहुत पुराना है। यानी धूमकेतु शब्द का जो हम आज प्रयोग कर रहे हैं, ये आज का शब्द नहीं, ये बहुत प्राचीन समय से इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अथर्ववेद में। यानी सोचिए, वैदिक काल में, यानी वैदिक काल में जब वेद लिखा गया है, वहाँ अथर्ववेद है। अथर्ववेद में धूमकेतु व उल्का शब्द आते हैं। उल्का आप लोग जानते हैं, उल्का जो आसमान से टूटा हुआ तारा, जो हम लोग देखते हैं कि आसमान से तारे टूट के गिर रहे हैं, उसे ही उल्का कहते हैं। महाभारत में भी धूमकेतु के उल्लेख हैं। एक स्थान पर कहा गया है कि महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पार पहुंचेगा तो भयंकर युद्ध होगा। यानी धूमकेतु सब बहुत प्राचीन समय से इसका प्रयोग हो रहा है। अथर्ववेद में इसका प्रयोग देखते हैं किसका? धूमकेतु और उल्का का। उल्का का अर्थ मैंने बताया। उल्का क्या है? आसमान में से जो हम लोग देखते हैं टूटता हुआ तारा। आप लोगों ने ऐसा देखा है अवश्य, और विशेष करके ठंडे के मौसम में यह दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ महाभारत में भी धूमकेतु का उल्लेख आता है। इस प्रकार पुराने ज़माने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक समझा जाता था। देखिए, यहाँ पर जब कहा गया है कि महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पार पहुँचेगा, यानी धूमकेतु कहाँ पहुँच रहा है? पुष्य नक्षत्र। आसमान में बहुत सारे नक्षत्र हैं, उसमें से एक नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। तब क्या होगा? महाभयंकर युद्ध होगा। इस प्रकार पुराने ज़माने में धूमकेतु को क्या माना गया? खतरे का प्रतीक, भयंकर खतरे का प्रतीक। लोग धूमकेतु के नाम से डरते थे। 6ठी सदी में हमारे देश में बराहमिहिर एक बड़े ज्योतिष हुए। आपको याद रखना है कौन सा ज्योतिष का नाम है? बराहमिहिर। ये कब हुए? 6ठी सदी में। याद रखिएगा, एक ज्योतिष थे जिसका नाम क्या है? बराहमिहिर। और ये कब हुए थे? 6ठी सदी में। उन्होंने अपने बृहत संहिता ग्रंथ के केतुचार अध्याय, यानी बराहमिहिर के ग्रंथ का नाम क्या है? बृहत संहिता। इसे आप याद रखिएगा। और कौन सा अध्याय? केतुचार अध्याय में क्या लिखा है आप देखते हैं? विनाशक धूमकेतुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। यानी बराहमिहिर ने अपने जो ग्रंथ हैं बृहत संहिता के केतुचार अध्याय में किसकी सूचना दी है? विनाशक धूमकेतुओं की सूचना दी। आपको इसे याद रखना है। वरा ने धूमकेतुओं के शुभाशुभ फलों का भी ज़्यादा जिक्र किया है। यानी इन्होंने धूमकेतु के अच्छे और बुरे क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में बतलाया है। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि किसी धूमकेतु के दर्शन होने या अस्त होने का काल गणित की विधि से नहीं जाना जा सकता है।
यहाँ पर उनका जो श्लोक है देखिए। तो अब क्या जानकारी प्राप्त हो रही है इस पाठ से कि धूमकेतु से दूसरे देश के लोग बहुत डरते थे। देखिए, इसलिए पुराने ग्रंथों में इन धूमकेतुओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। लोग डरते थे क्योंकि पुराने ग्रंथ में बहुत सारी जानकारी दी गई है। देखिए 1528, इसे याद रखिएगा, 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में एक धूमकेतु प्रकट हुआ। कब प्रकट हुआ? 1528 में। कहाँ के आकाश में? यूरोप के आकाश में। क्या प्रकट हुआ? धूमकेतु प्रकट हुआ। आम्ब्रोई पेरी, इसे भी याद रखिएगा, आम्ब्रोई पेरी ने अपनी आकाश के राक्षस पुस्तक में इस धूमकेतु के बारे में जानकारी दी है। तो आप याद रखिए, आम्ब्रोई पेरी ने जो पुस्तक लिखा उसका नाम क्या है? आकाश के राक्षस। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आकाश के राक्षस पुस्तक किन की लिखी हुई है, तो आप लिखिएगा आम्ब्रोई पेरी। वे लिखते हैं क्या? यह धूमकेतु इतना भयंकर था कि डर के मारे कई लोग मर गए और बहुत से बीमार पड़ गए। यानी धूमकेतु के बारे में सुनकर ही लोग क्या हुए? डर से भयभीत हो गए, बीमार पड़ गए और मर भी गए। आगे देखिए, लेकिन अब धूमकेतुओं से ना कोई डरता है ना कोई बीमार पड़ता है। अब इन धूमकेतुओं के बारे में हम बहुत सी बातें जानते हैं। यूरोप के महान ज्योतिषी तीखे ब्राहे ने पहली बार 1577, यूरोप के महान ज्योतिषी कौन है? तीखे ब्राहे। कब? 1577 में सिद्ध कर दिया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, चंद्रमा से भी अधिक दूर। यानी प्राचीन समय में, पुराने समय में लोग धूमकेतु से डरते थे, लेकिन अब कोई धूमकेतु से नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि अब हम लोग धूमकेतु के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले यूरोप के महान ज्योतिष तीखे ब्राहे ने 1577 ईस्वी में यह सिद्ध क्या किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर है, चंद्रमा से भी दूर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइजैक न्यूटन, आप लोगों ने सुना है आइजैक न्यूटन का नाम, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आइजैक न्यूटन। तो आइजैक न्यूटन के एक मित्र थे जिसका नाम क्या है? एडमंड हेली। आपको याद रखना है, आइजैक न्यूटन के मित्र कौन है? एडमंड हेली। समय कितना है? 1656 से 1742 ईस्वी, इसे भी याद रखिएगा। एडमंड हेली का समय कितना है? 1656 से 1742 ईस्वी। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत प्रकाशन में हेली का बहुत बड़ा हाथ था। यानी न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रकाशित किया था उसमें हेली ने काफ़ी मदद की थी। धूमकेतुओं का अध्ययन करते हुए हेली इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि ग्रहों की तरह धूमकेतु भी हमारे सौर मंडल के सदस्य हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं सौर मंडल यानी सूर्य का परिवार, और सौर मंडल में हम लोग क्या देखते हैं? सूर्य है केंद्र में, उसके चारों तरफ जो है ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो ये धूमकेतु भी इसी ग्रह की तरह सौर मंडल के क्या हैं? परिवार के सदस्य हैं। और परिवार का सदस्य होने के कारण क्या है? अन्य ग्रह जब परिक्रमा करते हैं तो धूमकेतु भी परिक्रमा करते हैं। देखिए, चूंकि पुराने ज़माने में धूमकेतुओं को विनाशक समझा गया था, इसलिए पुराने ग्रंथों में यह जानकारी मिल जाती है कि आकाश में किस समय धूमकेतु दिखाई दिए। अब देखिए, पुराने समय में लोग डरते थे धूमकेतु के बारे में, इसलिए उन्होंने याद रखा, उन्होंने जान के रखा कि धूमकेतु कब कब दिखाई दिया है। तो हेली ने इसी पुरानी जानकारी का अध्ययन किया। तो वहाँ जो समय लिखा गया है कि आसमान में कब कब धूमकेतु दिखाई देता है, तो उसको हेली ने उसे देखा और उसका अध्ययन किया। और क्या जाना? 1531 ईस्वी, याद रखिएगा, 1607 ईस्वी में धूमकेतु दिखाई दिए और 1682 ईस्वी में उन्होंने स्वयं एक धूमकेतु देखा। ये तीनों समय याद रखना है। हेली ने यह जाना कि 1531 ईस्वी में और 1607 ईस्वी में धूमकेतु दिखाई दिया, और उन्होंने स्वयं 1682 ईस्वी में धूमकेतु को देखा। यानी एक गणना है। देखिए, अब हेली क्या सोचते हैं इसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। तो हेली ने सोचा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाश के ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो हम लोग सभी जान रहे हैं कि सौर मंडल में सूर्य केंद्र में है और उसके चारों तरफ ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, और ये जो धूमकेतु है ये भी सौर मंडल परिवार उसका जो सदस्य है। तो यानी ग्रहों की तरह ये भी परिक्रमा करता होगा और निश्चित समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो यानी ग्रह एक निश्चित समय में सूर्य का चक्कर पूरा करते हैं। तो इसी प्रकार धूमकेतुओं को भी एक निश्चित समय में सूर्य का एक चक्कर लगा लेना चाहिए। यानी हेली ने यह समझा कि जब ग्रह एक निश्चित समय में सूर्य का चक्कर काटते हैं तो धूमकेतु भी एक निश्चित समय में सूर्य का चक्कर काटता होगा, परिक्रमा करता होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एक निश्चित समय के बाद वही धूमकेतु पुनः आकाश में दिखाई देना चाहिए। यानी एक परिक्रमा करने के बाद वो धूमकेतु पुनः एक निश्चित जगह पर आएगा, पुनः दिखाई देगा। हेली ने 1531 ईस्वी, 1607 और 1682
में दिखाई दिए धूमकेतुओं पर विचार किया। इसमें 76 और 75 साल का अंतर है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा 1531, 1607 और 1682, यानी 3 बार जो समय का उल्लेख किया गया है, ये कब का समय है? धूमकेतु के दिखाई देने का समय है। तो उन्होंने इस समय को देखा और जाना कि इस तीनों साल में कितना का अंतर है? 75 और 76 साल का अंतर है। हेली इस नतीजे पर पहुंचे कि यह वास्तव में एक ही धूमकेतु है और सौर मंडल की दूर की सीमाओं का चक्कर लगाकर 75 या 76 साल में पुनः सूर्य के पास लौटता है। हेली इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धूमकेतु एक है, जो 75 और 76 साल में एक बार सूर्य की परिक्रमा करके एक निश्चित जगह पर आ जाता है। उन्होंने लिखा, यदि मेरी बात ठीक है तो 76 साल बाद 1758 ईस्वी में धूमकेतु पुनः प्रकट होगा, और सचमुच ही 1758 ईस्वी में धूमकेतु प्रकट हुआ। तो ये बात जो है उन्होंने बताया कि 1758 में धूमकेतु जरूर दिखाई देगा, और सचमुच में 1758 में धूमकेतु आकाश में दिखाई देता है, प्रकट होता है। हेली की भविष्यवाणी सही निकली। इस पर हेली ने जो भविष्यवाणी की थी कि जो धूमकेतु है वह 75 या 76 साल बाद आसमान में दिखाई देगा, तो वो बात सत्य हो गई। सिद्ध हो गया कि धूमकेतु ग्रहों की तरह सौरमंडल के सदस्य हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन स्वयं हेली अपनी भविष्यवाणी सच होते नहीं देख पाए। 1742 में उनकी मृत्यु हो गई। आज हम धूमकेतु को हेली का धूमकेतु कहते हैं। तो हेली ने जो भविष्यवाणी की थी 1758 में आसमान में धूमकेतु प्रकट होगा, वो तो बात सत्य हुआ, लेकिन हेली ने इस धूमकेतु को नहीं देखा क्योंकि उनकी मृत्यु इससे पहले ही हो गई। लेकिन हेली की भविष्यवाणी सत्य हो जाती है। तो हेली की मृत्यु कब हुई, इसे भी आप याद रखिएगा, 1742 ईस्वी में। और इसीलिए जो है इस धूमकेतु को क्या कहा गया? हेली का धूमकेतु। अब प्रश्न आएगा जब आपसे कि हेली का धूमकेतु क्यों कहते हैं इसे, तो आप यहाँ पर जो बात कही गई है इसे आप संक्षेप में लिखेंगे। देखिए, हेली का धूमकेतु पिछली बार 1910 ईस्वी में प्रकट हुआ। फिर एक गणना है कि हेली का जो धूमकेतु है, यानी धूमकेतु को ही नाम क्या दे दिया गया? हेली का धूमकेतु। वो कब प्रकट हुआ आसमान में? 1910 ईस्वी में। यह धूमकेतु नेपच्यून ग्रह की कक्षा के परे जाकर करीब 76 साल बाद पुनः सूर्य के समीप पहुंचता है। इसलिए 1986 ईस्वी में पुनः यह धूमकेतु प्रकट हुआ। ये धूमकेतु फिर प्रकट कब हुआ? 1986 ईस्वी में। और सचमुच में 1986 ईस्वी में जब हम लोग सब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोगों ने सुना था कि आसमान में एक धूमकेतु आने वाला है, और हम लोग डरते भी थे क्योंकि हम लोग छोटे थे, हम लोग धूमकेतु का अर्थ नहीं समझते थे। लोग तरह तरह की भ्रांति फैला के रखे थे क्योंकि हम लोग तो ये इस निबंध को पढ़े नहीं थे। यदि हम लोगों ने बचपन में इस निबंध को पढ़ा होता तो शायद हम लोग भयभीत नहीं होते, लेकिन हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने खूब डरा, बाप रे बाप धूमकेतु आने वाला है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ऐसी कुछ भी खराब घटना नहीं घटती है। यानी हेली ने जो बताया और तीखे ब्राहे ने जो बताया था कि धूमकेतु से अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, धूमकेतु बहुत दूर है, चंद्रमा से भी बहुत दूर है, तो ये बात एकदम सत्य है। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों को धूमकेतु के बारे में जो भी पढ़ाया, जो भी समझाया, वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से शेयर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, जहाँ मैं धूमकेतु पाठ को लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।